उनके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के पश्चात ही वो पेमेंट कर सकते हैं। और ये ओटीपी आपको ओके व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल तीनों पे प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त हो गया है, मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने ओटीपी एंटर किया और सबमिट किया पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरा सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ विलेज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट हैं या विलेज के प्रकार हैं, उनको जिसमें कि डीड लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सिस्टम अपने आप ही कैप्चर कर लेता है। तो इस टाइप के स्टाम्प को हमको बस फाइनली सबमिट, अंतिम सबमिट पे क्लिक करना है। अंतिम सबमिट करते से ही आप यहाँ देख पा रहे हैं जारीकर्ता के ई साइन का बटन एक्टिव हो गया है। मैं जारीकर्ता की ई साइन पे क्लिक करूंगा। दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ आते हैं, ई साइन और डीएससी। यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आधार ई केवाईसी के थ्रू सिस्टम में रजिस्टर्ड हुए हैं, आपकी पार्टी ऐड करते समय आपने उनकी आधार ई केवाईसी की है, तब ही उसके पास ई साइन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर कोई भी यूजर पैन से या मैनुअल सिंपल वे से उसमें ऐड हुए हैं एज अ पार्टी, तो केवल डीएससी का प्रोविजन ही रहेगा। उनको ई साइन करने के लिए डीएससी की आवश्यकता होगी, उनको डीएससी लाना पड़ेगा। तो इसका खास ध्यान रखें कि पार्टी आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसकी केवाईसी नहीं है, तो उनके पास डीएससी होना अनिवार्य है। बगैर डीएससी के वो साइन को नहीं कर सकते। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ई साइन करता हूँ। चूंकि मैं आधार रजिस्टर्ड यूजर हूँ, मैंने आगे बढ़े पे क्लिक किया। जैसे मैं आगे बढ़े पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ई स्टैम्प जो मैंने बनाया है वो ड्राफ्ट स्थिति में मेरे सामने आ गया है। मैं एक बार चेक करूंगा कि जो मैंने बनाया है, जो डिटेल फिल की है, वो सही है या नहीं। मैं देख पा रहा हूँ ये मेरी पार्टी है, उसका डिटेल आ गया है मेरे पास। जारीकर्ता में सेवा प्रदाता का नाम आ गया है, सेवा प्रदाता की आईडी आ गई है, जो भी जारी कर रहे हैं उनका एड्रेस आ गया है, विलेज का विवरण आ गया है। अब ये दो वेंडर हैं आपके ई साइन करने के लिए। संपदा 2.0 में दो डिफरेंट वेंडर हमने दिए हैं, सीडेक और ई मुद्रा। इन दोनों की सर्विसेज में से किसी एक की सर्विस को सिलेक्ट करके आप ई साइन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ई मुद्रा को सिलेक्ट करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं आधार के अंतिम 4 अंक। जो यूजर हैं, जो ई साइन करने वाले हैं, सिस्टम ने अपने आप उनके आधार के लास्ट 4 डिजिट को कैप्चर कर लिया है, जिससे कि आप पहचान पाए कि जिससे अगर मल्टीपल पार्टीज होती हैं तो इजिली आप बता पाएंगे जो जिनका आधार नंबर 0511 है, अभी उनके ई साइन होंगे या उनके मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। ई साइन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, अभी ई मुद्रा में इसे करना पुनः ट्राई करता हूँ। ये अभी स्लो रिस्पॉन्स में पुनः इसको लॉगिन करता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट इशू के कारण।
ये मैंने पुनः लॉगिन किया। अब जो मेरा ई स्टैम्प था उसको अगर मुझे देखना है तो ई स्टैम्प में जाके मैं लिस्टिंग ऑफ ई स्टैम्प पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने अपना ई स्टैम्प क्रिएट किया था अभी वो उसी स्थिति में है। अब मुझे ई साइन का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि जारीकर्ता के साइन करें। मैं जैसे ही जारीकर्ता के साइन पे क्लिक करता हूँ, ई साइन का ऑप्शन आया, मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के पश्चात मैं ई मुद्रा सिलेक्ट, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर ओटीपी में आपको इश्यू है, अगर किसी के पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपके पास बायोमेट्रिक्स, आईरिस और फेस बायोमेट्रिक्स का भी ऑप्शन है, उपलब्ध है यहाँ पे। तो मैं अभी थंब के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करता हूँ। बायोमेट्रिक्स मैंने सिलेक्ट किया, ये हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये कंसेंट, अभी हम जो हमने ई मुद्रा सिलेक्ट किया है उसके पेज पे आ गए हैं। यहाँ से जो भी आपकी थंब डिवाइस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी। आपको जो डिवाइस है उसको सिलेक्ट करना है। अभी मेरे सिस्टम में मंत्रा की जो MFS110 है, मैंने उसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के पश्चात कंसेंट को यस किया और कैप्चर बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कैप्चर बटन पे क्लिक करने के पश्चात पुट योर फिंगर का ऑप्शन आएगा। आपको आपकी उंगली को क्या वहां पे पुट करना है। पुट करने के पश्चात सिस्टम इंफॉर्मेशन फैच करेगा। फैच करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि आपके ई साइन कंप्लीट हो गए हैं। ई साइन के पश्चात आप उस ई स्टैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके एक बार दिखाता हूँ सभी को। आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरा ये स्टैम्प कंप्लीट हो गया। ये जारी करता, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब चूंकि इसमें डेट का प्रोविजन नहीं था तो केवल जारीकर्ता के ही सिग्नेचर हैं। उनका रीजन जो है वो ई स्टैम्प ईश्वर साइन आ रहा है। आज की डेट आ रही है और समय उपलब्ध है। यहाँ पे ये आपकी पार्टी की डिटेल आ गई है। तो ये जो हमने अभी डॉक्यूमेंट देखा, वो सॉरी ई स्टैम्प देखा, वो एक यूनिलैटरल टाइप का ई स्टैम्प था जिसमें कि डीड ड्राफ्टिंग की नीड नहीं थी। अब हम एक ई स्टैम्प इनिशिएट करेंगे जो कि बाइलेटरल होगा और जहां पे मैं दो पार्टियों को ऐड करूंगा। उसके साथ साथ डीड को ड्राफ्ट करूंगा, डीड को एक्सेप्ट करूंगा और प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा। अविनाश, जब तक ये काम कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में, मैं आपसे जो सेवा प्रदाता जुड़े हुए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ब्रॉडकास्ट यूट्यूब ब्रॉडकास्ट चल रहा है वहां पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप टाइप कर दें। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हम उसको ओपन कर रहे हैं जिससे आप लोग अपने क्वेश्चन टाइप कर सकें। उसको टाइप करने के बाद क्वेश्चंस को हमारी टीम और हम लोग मिलकर उसको लेंगे। पार्टनरशिप में ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। एक पक्षकार मैं खुद स्वयं हूँ। मैं जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, अब जैसा मैंने आपको बताया कि बाइलेटरल डॉक्यूमेंट, जब भी मैं बाइलेटरल की बात करूंगा इस तरीके से आपको मैसेज आएगा कि कृपया कम से कम एक द्वितीय पक्ष को भी जोड़ें। एक पक्ष से इस पर्टिकुलर स्टेप को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो प्रथम पक्षकार मैं खुद स्वयं हो गया हूँ। अब द्वितीय पक्षकार को मैं यहाँ से ऐड करूंगा। ये द्वितीय पक्षकार सिलेक्ट किया, व्यक्तिगत है, रजिस्टर्ड है यहाँ पे।
मोबाइल नंबर एंटर करूंगा मैं, कैप्चा, मान करें और ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करूंगा। ओटीपी प्राप्त करने के ओटीपी पे क्लिक करने के पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी प्राप्त होगा। सबमिट करें बटन पे क्लिक करें। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिटेल्स ऑटोफिल होके आ रही हैं। मुझे बस पक्षकार जोड़े पे बटन पे क्लिक करना है और ठीक है कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों पक्षकार सफलतापूर्वक ऐड हो गए हैं। दोनों की डिटेल मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक विशेष चीज है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ आप जो ई केवाईसी का ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन हाँ मतलब यस होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकी ई केवाईसी नहीं आता है तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ई साइन के समय पे वो डीएससी का प्रोविजन ही, डीएससी ही आपको दिखाई देगा, ई साइन का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ये ई साइन है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये केवाईसी उनकी कंप्लीटेड है। यहाँ मुझे पेमेंट करना है, भुगतान के लिए आगे बढ़ूंगा। वॉलेट से मैं भुगतान कर सकता हूँ। भुगतान करे पे क्लिक किया, हाँ किया। अगेन मुझे एक ओटीपी प्राप्त होगा। एट फाइव 198 नहीं, 265423 अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया है मेरा। भुगतान की स्थिति सफल है, ये राशि कट गई है। अब हम बात करते हैं डी ड्राफ्टिंग की। अब यहाँ पे जो हमने पहले जो स्टैंड जनरेट किया था, उस टाइम यहाँ पे आपने देखा होगा फाइनल सबमिट का बस बटन आया था कि अंतिम सबमिट करें, पर यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो लिखत की ड्राफ्टिंग के लिए आगे बढ़े, मतलब ये जो लास्ट आपका स्टेप है वो एक्टिव हो गया है। तो लिखत जो आप डीड है, डीड के लिए आगे बढ़ने के लिए आप डी ड्राफ्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्पलेट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है, मैं एक बार आपको पुनः बताऊंगा कि टेम्पलेट में जाके आप आपके टेम्पलेट पहले से बना के रख सकते हैं। पहले से नहीं है तो आप आपकी डीड को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से अपने एक टेम्पलेट तैयार रखा है, मैंने टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, पूरा जो कंटेंट था मेरा फुलफिल होकर यहाँ पे आ गया है। अब जो ई स्टैम्प है आप उसको किस भाषा में लेना चाहेंगे, तो संविदा में ई स्टैम्प को जनरेट करने के लिए दोनों भाषाओं का प्रावधान है। आप अंग्रेजी और हिंदी किसी भी भाषा में इस स्टैम्प को जनरेट कर सकते हैं। देखने के लिए फॉर एग्जांपल अभी मुझे हिंदी में देखना है तो विलेज सिलेक्ट करके विलेज देखे पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका ई स्टैम्प हिंदी में दिख रहा है पूरा, सारी डिटेल्स। अभी चूंकि ई साइन नहीं हुए हैं तो ये ड्राफ्ट स्थिति में है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपका ई स्टैम्प कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए ई स्टैम्प कोड देख पा रहे हैं, ई स्टैम्प का बार कोड देख पा रहे हैं, ई स्टैम्प डिटेल, सर्विस प्रोवाइडर डिटेल, जो आपका डीड टाइप है और इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिटेल आप देख पा रहे हैं, पार्टी डिटेल आप देख पा रहे हैं, उनका एड्रेस आप देख पा रहे हैं, ये आपका डीड कंटेंट जो आपने बनाया वो यहाँ देख पा रहे हैं, और ये सिग्नेचर जो पार्टी को करना है। क्योंकि अभी आपका कंटेंट फाइनल नहीं हुआ है इसलिए यहाँ साइन नहीं दिख रहे हैं। अभी आगे अपन बढ़ते हैं। तो अभी के लिए मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मुझे उसे सेव करना होगा। जैसे ही सेव करूंगा कंटेंट सेव होगा, और अंतिम सबमिट करने के लिए, सेव करने से फाइनल सबमिट नहीं माना जाता है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको सेव करें और अंतिम सबमिट पे देखें और यहाँ आके आपको फाइनल सबमिट करना है। रिव्यू करने के पश्चात जब आपके पास मैसेज आ जाए कि अंतिम सबमिट सक्सेसफुली हो गया है, तब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो लिंक है, जो एक्सेप्टेंस के लिए ऑप्शन है, वो पार्टी के पास चली जाती है। पार्टी अगर आप अभी मैंने जो साइन वाली प्रोसेस बताई ओटीपी के थ्रू वो साइन करेगी, पर अगर पार्टी आपके सामने ही उपलब्ध है तो एक ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप यहीं पे
ऑल पार्टी की ई साइन दे सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सामग्री को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब चूंकि पहले चूंकि मैं खुद पार्टी हूं, सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो जो अगर सिटीजन खुद अपने लिए निकाल रहे हैं उनको पहला जो प्रोविजन है डील को एक्सेप्ट करने का, जो लिंक आएगी वो मेरे मोबाइल पे आ चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, विलेख सत्यापन / हस्ताक्षर। ये पहला प्रोविजन है। मतलब अगर आप स्वयं ही पार्टी है और आप लॉग इन कर पा रहे हैं, पार्टी अगर सिस्टम से करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करके, अब चूंकि मैं खुद ही पार्टी था तो ई साइन पे क्लिक करूंगा। आगे बढ़े पे क्लिक किया मैंने, ये मुद्रा। अब चूंकि यहीं पे पार्टी है मेरे पास, ये मैंने अगेन डिवाइस को दिया। फिंगर रखने के पश्चात ये मेरा ई साइन सक्सेसफुल हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरे यूजर हैं जिनके पास लिंक गई है, उनका जो लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेकंड पार्टी को कैप्चा एंटर करना है, यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आगे बढ़े, पुनः ये देखिए मेरा आधार था तो मेरा अंतिम 4 डिजिट आ रहे थे और दूसरे जो हैं वो उनके अंतिम 4 डिजिट आ रहे हैं। हस्ताक्षर के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये मैं ओटीपी भेज कर रहा हूँ। यहाँ ओटीपी आएगा अभी उन यूजर के पास। ये उन्होंने एंटर किया और परफॉर्म किया ई साइन। ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से ई साइन की प्रोसेस दिखाई। पहला, जब मेरे पास पार्टी जो है वो मेरे समक्ष है और मैं डिवाइस से थंब के थ्रू ई साइन कर रहा हूँ। दूसरा, पार्टी अपने घर पे ही है, उनको ई साइन परफॉर्म करने हैं तो वो मोबाइल ओटीपी के थ्रू भी ई साइन कर सकते हैं। जब सारे ई साइन हो गए हैं तो अब आप देख सकते हैं जारीकर्ता के ई साइन। जारीकर्ता आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जारीकर्ता स्वयं अपना ई साइन कर सकते हैं। पहले यहाँ चेक कर लेंगे, जारीकर्ता साइन ब्लैंक है, पार्टी। ये देखिए, अब यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आपके पक्षकार जब साइन कर लेते हैं उनकी डिटेल यहाँ दिखेगी। तो पहले पक्षकार जो है वो अविनाश है, उनकी डिटेल यहाँ आप देख पा रहे हैं। और जो फोटो है वो आधार से आई हुई है, वैलिडेशन उनका आधार से हुआ है। दूसरे पक्षकार जो रवि हैं, उनका पूरा डिटेल यहाँ दिख पा रहा है, रीजन दिख रहा है कि डीड को एक्सेप्ट करके डेट साइनिंग की है। और यहाँ उनकी जो फोटो आधार बेस्ड फोटो है यहाँ पे दिख रही है। अब मैं ईश्वर के साइन के लिए आगे बढ़ूंगा।
क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं डिवाइस से भी अपने साइन कर सकता हूँ। तो एक बार पुनः आप डिवाइस वाले साइन देख लें। ये मैंने अपनी फिंगर को रखा, साइन कैप्चर हुए हैं। ये देखिए, यहाँ स्टेटस देखिएगा, सामग्री को अंतिम रूप दिया गया, स्टाम्प पूर्ण हुआ, ये अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम। तो अब इसका स्टेटस जो है ई स्टैम्प कंप्लीट हो चुका है। मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करके ई स्टैम्प को देख सकता हूँ। ये मेरा ई स्टैम्प, ये देखिए, ये यहाँ पे क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं, ई स्टैम्प कोड देख पा रहे हैं। ई स्टैम्प का शुल्क यहाँ पे दिख रहा है, किस टाइप का ई स्टैम्प है, जुडिशियल नॉन जुडिशियल, डेट किस तिथि को वो किस समय पे वो जनरेट किया गया, जारीकर्ता, जारीकर्ता खुद सेवा प्रदाता है, उनका लाइसेंस नंबर, उनका एड्रेस, विलेख का प्रकार। ये देखिए, ये ईश्वर के साइन है जिन्होंने इशू किया है। ये मेरी पार्टी की डिटेल है। तत्पश्चात ये मेरा जो रिसाइटल है, जो मैंने डीड का कंटेंट डाला है, डीड है मेरा पूरा। उसके पश्चात ये मेरे पक्षकार के ई साइन, जिन्होंने ई साइन किए। जो मैं आपको बता रहा था, ये इनिशियली मैंने बताया कि किसी भी ई स्टैम्प, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अतिरिक्त पृष्ठ, अतिरिक्त पेज नहीं लगा सकते। इसमें क्लियरली लिखा है ये टोटल ई स्टैम्प 3 पेजेस का है और ये पेज नंबर 3 है, जिसका विलेख अविनाश शर्मा के द्वारा और जो दूसरे पार्टी है रवि डमारा है उनके बीच में हुआ है। इसको कभी भी आप इस लिंक पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्टैम्प कोड है। जब भी आप लॉगिन पेज पे जाएंगे, लॉगिन पेज पे जो मैंने इनिशियली आपको दिखाया था, ई स्टैम्प का सत्यापन, यहाँ मैंने क्लिक किया, सर्च किया, सर्च के बाद में यहाँ एक कैप्चा मांगेगा। ये देखिए, जिस भी जगह पे आपको ई स्टैम्प सबमिट करना है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से उस ई स्टैम्प को देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ई स्टैम्प कब, किसके द्वारा, किस पार्टी के द्वारा बनाया गया है। उसकी डिटेल इस तरीके से आपको दिखेगी। तो जो बार बार बोलते थे कि हार्ड कॉपी कहाँ है, किस तरीके से उसको वैलिडेट किया जाएगा, तो ये वो तरीका है जहाँ पे डॉक्यूमेंट को या ई स्टैम्प को किसी भी समय पे चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से ई स्टैम्प जनरेट होता है, किस तरीके से उसमें ई साइन किए जाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए सारी ई स्टैम्प लिस्टिंग और ई स्टैम्प में दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। डीड टेम्पलेट एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि मैंने यहाँ से इस डीड टेम्पलेट को उठा लिया था। आप चाहें तो नए टेम्पलेट, उपयोगकर्ता टेम्पलेट में क्लिक करके उनको एक नाम देख के, लाइक पावर ऑफ अटर्नी, क्लिक करेंगे। यहाँ आप कंटेंट ऐड कर देंगे, जो कंटेंट आप चाहते हैं। अभी मैंने एक टेस्ट कंटेंट यहाँ डाला है। स्टेटस आपको एक्टिव रखना है, इनएक्टिव। अगर आप इस टेम्पलेट को एक्टिव रखेंगे तभी वो आपको ड्रॉप डाउन में आपके एट द टाइम ऑफ डीड प्रिपरेशन, जब डीड आप तैयार कर रहे हैं वहां पे दिखाई देगा। तो आपने एक्टिव किया और सही जगह पे क्लिक करते हैं तो आपका पावर ऑफ अटर्नी का एक टेम्पलेट तैयार हो गया है। जब इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट आप इनिशिएट करेंगे तो इसको वहां से सिलेक्ट करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा। अभी जो हमने देखा कि सबसे पहले यूआरएम, यूआरएम के पश्चात आपका सर्विस प्रोवाइडर की प्रोसेस हमने देखी। सर्विस प्रोवाइडर के पश्चात हम लोगों ने जो है पेमेंट का प्रोसेस देखा। पेमेंट के प्रोसेस के पश्चात हम लोगों ने जो है ई स्टैम्प की कंप्लीट प्रोसेस देखी, किस तरीके से ई स्टैम्प को तैयार कर सकते हैं। ई स्टैम्प के बारे में और जानकारी के लिए आप होम पेज में जाके ई स्टैम्प विवरण में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सारी जानकारियां दी गई हैं, पूरा उसका लाइफ साइकिल बताया गया है,
किस टाइप से वो प्रोसेस होगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ होगा। आप उपयोगकर्ता मैनुअल में जाके मैनुअल डाउनलोड करके उनको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए वही सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सेस करूंगा, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करूंगा, पार्टी डिटेल ऐड करूंगा, पेमेंट होगा, डीट वैलिडेट होगी, ई साइन होंगे, ई साइन होने के पश्चात ईश्वर अपने ई साइन करेंगे और ई स्टैम्प जनरेट हो जाएगा। सारे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर जो है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी सेवा प्रदाताओं को बताना चाहूंगा जो बेसिक्स स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। सर अविनाश सर अब हमने क्वेश्चंस के लिए YouTube में ओपन किया था। जी सर। तो हम एक एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। सर स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर, अगर आप देख पा रहे हो या मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं जो कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो लेता हूँ और उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अविनाश, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी आ रही है सर। यस सर प्लीज। ओके, तो न्यायिक स्टैम्प जिसे कोर्ट फी के संबंध में स्टैम्प के बारे में एक सज्जन ने पूछा है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अभी कोर्ट फी का पेमेंट साइबर ट्रेजरी के माध्यम से हो रहा है, वो वैसा होता रहेगा जब तक कोई अलग से निर्णय नहीं लेता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सज्जन है जिनके पास लाइसेंस की अवधि 5 साल की दी गई है जिला पंचायत के द्वारा, तो आपकी लाइसेंस की अवधि संपदा 2.0 में भी 5 साल की बनी रहेगी और आपके जो लाइसेंस संपदा 2.0 में भी आएगा वो 5 साल का बना रहेगा। एक और सज्जन ने पूछा है कि डीड बनानी पड़ेगी, तो जी हाँ, इसमें ई स्टैम्प में डीड अनिवार्य है, डीड बनानी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब ई स्टैंपिंग हो रही है तो ई स्टैंपिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ई स्टैंपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट जो पंजीयन के लिए आ रहा है उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ई स्टैंपिंग के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन होगा वो ओटीपी और बायोमेट्रिक दोनों से हो सकता है। तो जो भी सुविधा आपको आपके पक्षकारों को लगे तो वो उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ई स्टैंप में जो पार्टी इन्वॉल्व है, अगर बाइलेटरल है तो बाइलेटरल, यूनिलेटरल है तो यूनिलेटरल, उन दोनों का उनका ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर कोई किसी के बिहाफ पे लेने आया है तो उसका ई-केवाईसी होगा। किसी भी, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के प्रिंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूं कि और कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या। अगर एक बार लाइसेंस आपको मिल गया है तो उसमें पृथक से आपको लाइसेंस फी के पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जस्ट आपका वो जो लाइसेंस और फी का अमाउंट है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अलग से कोई लाइसेंस फी नहीं देनी पड़ेगी यदि आपका लाइसेंस का मिला हुआ है। संपदा 2.0 में ऑनबोर्डिंग के लिए आपको पूरी जानकारी और ई-केवाईसी वापस देनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। एक क्वेश्चन है कि बैंक मॉर्गेज सर्विस प्रोवाइडर करेंगे कि बैंक खुद करेंगे, तो उसके बारे में ये है कि बैंक खुद भी कर सकेंगे और सर्विस प्रोवाइडर भी कर पाएंगे। जैसा निर्णय बैंक लेंगे उसके हिसाब से या पक्षकार लेंगे उसके हिसाब से उस पर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट वो ये है कि सर्विस प्रोवाइडर की जो क्रेडिट लिमिट है संपदा वन की, पहले भी मैंने कहा था, पुनः रिपीट कर रहा हूं, तो वो क्रेडिट लिमिट संपदा वन की आपको संपदा वन में एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी। संपदा टू के लिए पृथक से आपको क्रेडिट लिमिट लेनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन को जब भी हम आने वाले मॉड्यूल्स में भी ये डिस्कस करेंगे तो एक क्वेश्चन को बार बार टाइप मत कीजिए, तो उससे अनावश्यक आपका समय बर्बाद होता है और हमारा भी होगा। ये कोई सिहोरी करके है व्यक्ति, उन्होंने एक ही को प्रश्न को बार बार टाइप कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, हम एक बार में देख लेंगे। किसी भी तरह की संपदा 2.0 में किसी स्पेशल ब्राउजर की जरूरत नहीं, सभी ब्राउजर में चलेगी, सभी ब्राउजर में वो चलेगा।
अब एक अविनाश, क्या आपने यहाँ पे असिस्टेंट ऑनबोर्डिंग के बारे में कुछ बात की है? जी सर। अच्छा, तो जैसा आपको अविनाश पहले बता चुके हैं कि एक सर्विस प्रोवाइडर अगर अपने ऑपरेटर्स रखे हुए हैं या असिस्टेंट रखे हुए हैं तो उनको एज ए असिस्टेंट आपको अपने लाइसेंस के साथ में ऑनबोर्ड करने की सुविधा है। आप एक लाइसेंस के अगेंस्ट में एक से ज्यादा असिस्टेंट रख सकते हैं, वो आपके लाइसेंस में ही काम करेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनी रहेगी, परंतु जो असिस्टेंट होंगे उनका भी एक ईकेवाईसी होगा कि वो व्यक्ति कौन है और क्या कार्य कर रहा है। आप कार्य भी अपने असिस्टेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 3 असिस्टेंट है, एक को डीप ड्राफ्टिंग का काम दिया है तो एक उसको आप डीप ड्राफ्टिंग का कार्य दे सकते हैं, एक को पेमेंट का कार्य दे सकते हैं, एक को मेटा डेटा एंट्री का कार्य दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। यस प्लीज, यस प्लीज। जो स्टाफ ऑनबोर्डिंग सर ने जो आपको बताया, इसमें एक पॉइंट और है, आप उसको जरूर ध्यान दें कि अगर जितने भी आप स्टाफ मेंबर 2, 3, 4 अपने अंडर में ऐड करते हैं, जो पेमेंट की प्रोसेस है उसमें जो ओटीपी वगैरह आएगा वो स्वयं सेवा प्रदाता के ओटीपी से ही वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे, मतलब उनके वॉलेट से ही ट्रांजेक्शन होगा। सेकंड, जो एज अ ईश्वर ई साइन होते हैं वो भी सेवा प्रदाता के ही साइन होंगे, ना कि स्टाफ के। स्टाफ जस्ट आपकी जो हेल्प है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, उसके लिए ही वहां पे उपलब्ध रहेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट सेवा प्रदाता के लॉगिन में प्रिपेयर हो रहा है, आप किसी भी समय अपने लॉगिन पे लिस्टिंग पे जाके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर, इतना एक ऐड करना था। जी, थैंक यू सो मच अविनाश। इसमें मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अविनाश, इसमें एक बात और बता दीजिए, जो कि सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे उनका जो डीएससी लगता है, आज की डेट में डीएससी उन्हें लेना पड़ता है, जी तो सर। क्या उसकी अनिवार्यता रहेगी कि ई स्टैम्प से भी काम हो जाएगा? अनिवार्यता नहीं है, अगर उनके पास ई केवाईसी के थ्रू वो जाते हैं तो ई केवाईसी से उनका हो सकता है, पर अगर इजी एक्सेस के लिए अगर वो डीएससी रखते हैं तो वो उनके लिए इजी होगा सर। मतलब दोनों दोनों प्रक्रिया है कि वो सर्विस प्रोवाइडर दोनों प्रक्रिया उपलब्ध है सेवा और प्रदाताओं डीएससी के लिए। पे भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये स्टैम्प इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होंगे तो उसके लिए किसी तरह की प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रिंटिंग की अनिवार्यता खत्म हो रही है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि प्रिंटिंग की अनिवार्यता नहीं है, तो ना रीप्रिंट वगैरह का कोई ऑप्शन अब बचेगा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सज्जन पूछ रहा है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकेंगे या परचेज कर सकेंगे? जो आने वाले मॉड्यूल में आप वो देखिएगा। ईकेवाईसी पैन के आधार, पैन से भी हो सकता है और पैन के आधार से भी होगा, पैन से भी होगा, एंड वो भी आप देखेंगे। और उसके लिए डीएससी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साइन होना ही है। तो इसी तरह से जब जब मॉड्यूल खत्म हो गए तो हम कुछ समय के लिए आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो बेहतर है कि आप क्वेश्चंस उसके नोट करते रहिए, और जब आपका मॉड्यूल खत्म होता है तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें तो आपको जानकारी दी जा सकेगी। और जब ई स्टैम्प को आप वेरीफाई भी कर पाएंगे, जो पक्षकार हैं वो तो करेंगे ही, जिस बैंक में आप या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ई स्टैम्प सबमिट कर रहे हैं उनको भी वेरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से ही मिलेगा। इसमें अविनाश एक चीज और बता दीजिए कि जब ई स्टैम्प का पेमेंट करना है तो उसकी प्रक्रिया किस समय पेमेंट होगी, आफ्टर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन, और वो वाला जो पार्ट है वो जरा एक बार और बता दीजिए। जी सर। ऐसे ही बता दें
बता तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ई स्टैम्प का पेमेंट जो होता है कि इनिशियली आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप की जो भी कैटेगरी है, डीड टाइप, डीड कैटेगरी और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं, उसके पश्चात आप पार्टी को ऐड करेंगे। पार्टी ऐड करने के तुरंत पश्चात ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मतलब जो ई स्टैम्प है, ई स्टैम्प में बिफोर डीड ड्राफ्टिंग आपका पेमेंट होता है। डी ड्राफ्टिंग से पहले ही आपका पेमेंट हो जाएगा, उसके पश्चात आप डी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ई स्टैम्प का जब वेरिफिकेशन होगा, कोई भी व्यक्ति ई स्टैम्प को वेरीफाई करेगा, तो जो मेटा डेटा की एंट्री है वो आपकी ई स्टैम्प में आएगी। और ई स्टैम्प का जो डीड रहेगा वो नहीं आएगा उसमें सर्च में, सिर्फ उसके जो कंटेंट है वो आएंगे। ई स्टैम्प के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने जो मॉड्यूल्स देखे हैं उस पर चर्चा की गई है। अब इसके बाद एमपीएससीडीसी टीम से अनुरोध है कि अगले मॉड्यूल देखें, और मॉड्यूल के बाद चैट को एक्टिव कर दीजिएगा, क्वेश्चंस लीजिएगा, जिसमें हम उनको क्वेश्चंस के आंसर आप और हम मिलकर उनको दे पाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि 1:30 to 2:30 लंच रहेगा, लंच टाइमिंग जिसमें, और उसके बाद से 2:30 के बाद से हम कंटिन्यू करेंगे सर। राइट, तो अब आप लोग इसके आगे बताइएगा, और इवन अगर इस मॉड्यूल के भी कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं तो जब आपके चैट विंडो एक्टिव होगी तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अभी तक हमने जो मॉड्यूल देखे, अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उस पर हम प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैं रवि को बुलाना चाहूंगा। रवि प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर फॉर दी वंडरफुल डेमोस्ट्रेशन। हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर मैं इस ट्रेनिंग सेशन की सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। मेरा नाम रवि दमाड़ा है। मैं एमपीएससीडीसी की साइड से एज ए बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोजेक्ट्स में अलाइन हूँ। तो अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, सिटीजन यूजर है, गाइडलाइन को व्यू कर सकता है। जो भी ईयरली बेस पे फाइनल गाइडलाइन होती है उसको व्यू कर सकता है। सेकंड, आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया जाएगा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के मॉड्यूल के माध्यम से कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तीसरा, आपको बताया जाएगा कि जो भी आपने दस्तावेज को सिलेक्ट किया है उस दस्तावेज की आप कैसे ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि आप ई रजिस्ट्री के मॉडल में या ई स्टैम्प में जिस भी दस्तावेज का आप ई स्टैम्प निकालते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप उसकी ड्यूटी को देखना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले, तो उसकी ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस को आप कैसे देख पाएंगे, वो आपको डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। देन फर्दर है कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए सिटीजन यूजर डॉक्यूमेंट को इनिशिएट कैसे कर सकता है। उस डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास दो प्रोविजन रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर होगा कि ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री होगी, और वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी आप उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आपको दोनों टाइप की प्रोसेस को यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया जाएगा कि कैसे एक ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है डॉक्यूमेंट को इनिशिएट करेगा, और अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जा सकता है, तो कैसे वी केवाईसी की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और देन अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा। तो मैं आपको पहले कंटिन्यू करता हूँ गाइडलाइन के का जो मॉड्यूल है, कि जो आपकी ईयरली बेस पे गाइडलाइन अप्रूव होती हैं, तो आपका जो सिटीजन यूजर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कैसे उन गाइडलाइन को व्यू कर सकता है। गाइडलाइन में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला कि जो मान लीजिए कि जो आपकी ईयरली गाइडलाइन प्रिपेयर होती हैं, तो उसकी ड्राफ्ट गाइडलाइन को भी पब्लिश किया जाता है सिटीजन फीडबैक के लिए।
तो जो आने वाले नेक्स्ट ईयर की गाइडलाइन है उसमें कैसे ड्राफ्ट गाइडलाइन के लिए अपने कमेंट दे सकता है एज ए सिटीजन, और जो गाइडलाइन आपकी पब्लिश हो चुकी है उन गाइडलाइन को कैसे जो यूजर है वो व्यू कर सकता है। तो मैं पोर्टल के माध्यम से आपको मॉडल वाइज मॉड्यूल के साथ साथ उसका पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद पोर्टल के माध्यम से आपको प्ले आउट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उस एक्टिविटी को व्यू कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको संपदा 2.0 पोर्टल पे आना है। यहाँ पर आने के बाद अगर एज ए सिटीजन यूजर मुझे गाइडलाइन को देखना है तो यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन देखेगा, एक टैब आपको रहेगा, उस टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको 3 सब टैब दिखेंगे। एक है आपका वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन को देखें, दूसरा आपका वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन की दरें देखें, तीसरा है कि पिछले वित्तीय वर्षों की गाइडलाइन देखें। राइट, तो मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे एक जो यूजर है अपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन को देख सकता है। सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट आपका वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन का टैब सिलेक्टेड आएगा। यहाँ पर आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दिखेगी। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको गाइडलाइन को देखना है उस डिस्ट्रिक्ट पे आपको क्लिक करना रहेगा। मान लीजिए कि हमें जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है उसकी गाइडलाइन को देखना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइन को देखना है, तो यहाँ पर मैं भोपाल के नाम पर क्लिक करूंगा। जैसे इस नाम पर क्लिक करूंगा तो इस डिस्ट्रिक्ट की जो गाइडलाइन है यहाँ पर डाउनलोड होके मुझे दिख जाएगी। सेकंड है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन दरें देखें। जैसे ये मैंने डाउनलोड किया तो ये पूरी आपका जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो गाइडलाइन है आपको डाउनलोड होकर यहाँ पर दिख गई है। सेकंड है आपका वर्तमान वित्तीय वर्ष की गाइडलाइन दरें देखें। इस प्रोसेस के माध्यम से आप उस पार्टिकुलर गाइडलाइन लोकेशन की जो दर है उसको देख सकते हैं। मतलब आगे इससे पहले वाली प्रोसेस में आपने देखा कि जो आपकी पीडीएफ डाउनलोड होके आई है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की डाउनलोड होके आई है। उसमें से अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन की ही दर को देखना है तो आप इस प्रोसेस के माध्यम से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जोन चुने का एक ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है। मान लीजिए मैं एक भोपाल जोन की एक गाइडलाइन लोकेशन को देखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने जोन को चुना। जोन चुनने के बाद यहाँ से मैं जिला को सिलेक्ट करूंगा। मैं भोपाल जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। भोपाल जिले के बाद मैं उस उप पंजीयक कार्यालय को चुनूंगा जिस कार्यालय के अंतर्गत ये गाइडलाइन लोकेशन आती है। मान लीजिए कि मैं बैरसिया एक मेरा उप पंजीयक है, उसकी गाइडलाइन को मुझे व्यू करना है। उप पंजीयक में मान लीजिए मैं ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं तहसील को सिलेक्ट करूंगा बैरसिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जो लोकेशंस है उनको सिलेक्ट करता जाता हूँ तो वैसे वैसे आपका जो मैप है वहां पर वो आपका जो पॉलीगन है उसका वो हाईलाइट होता जाता है। जैसे मैंने बैरसिया तहसील को सिलेक्ट किया तो बैरसिया तहसील का जो आपका पॉलीगन है यहाँ पर जो लेयर है वो आपकी हाईलाइट हो गई है। फर्दर मैं यहाँ पर गांव का चयन करूंगा। मान लीजिए पटवारी हल्का का मैंने चयन किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पटवारी हल्का आपका हाईलाइट हो गया। देन फर्दर लास्ट मैं यहाँ से गाइडलाइन लोकेशन का चयन करता हूँ। ये अमल्या मैंने गाइडलाइन लोकेशन को सिलेक्ट किया। जैसे ही गाइडलाइन लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया आप यहाँ पर राइट साइड में देख पाएंगे कि जिस लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जिला, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, किस टाइप का एरिया है, तहसील, उसका गांव, उसका गाइडलाइन लोकेशन, उसका स्थान क्या है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके जस्ट नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, गाइडलाइन दरें देखें। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर की जो गाइडलाइन के जो रेट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस गाइडलाइन लोकेशन के यहाँ पर आपको गाइडलाइन लोकेशन की डिटेल मिलेगी कि ये जो रेट आपको नीचे प्रदर्शित हो रहे हैं ये किस गाइडलाइन के हैं। आपको यहाँ पर जो 16 टाइप के जो रेट होते हैं किसी प्रॉपर्टी के वो पूरे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन फर्दर अगर आप इसको प्रिंट करके रखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है प्रिंट गाइडलाइन दरें। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करके आप इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। ये देखिए ये प्रिंट होगी। मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे ऊपर में पूरी डिटेल आपको दिखेगी, किस ईयर की गाइडलाइन है,
यहाँ पर आपको उस गाइडलाइन का पॉलीगन भी दिखेगा, जिस गाइडलाइन को आपने अभी प्रिंट करके सेव किया है उसकी गाइडलाइन लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। गाइडलाइन लोकेशन, उसका वार्ड, एरिया टाइप, लोकल बॉडी है या मतलब तहसील है, उसका एसआरओ ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे में आपको उसके जो 16 टाइप के जो रेट रहते हैं, प्लॉट है आपका, बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर है, ये पूरे जो रेट है आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो इस माध्यम से आप किसी भी सिंगल गाइडलाइन लोकेशन के रेट को देख सकते हैं, देन उसको प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। देन मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करता हूं इसमें कि पिछले वित्तीय वर्षों की गाइडलाइन को मैं कैसे देख सकता हूं। अगर कोई सिटीजन यूजर पिछले प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए 22-23 है, 21-22 है, उस ईयर के रेट को देखना चाह रहा है तो कैसे देख सकता है। सबसे पहले पिछले वित्तीय वर्षों की गाइडलाइन देखे बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात नीचे में आपको एक बटन दिखाई देगा, पिछले वित्तीय वर्षों गाइडलाइन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है आपको जितने भी वित्तीय वर्षों की गाइडलाइन अवेलेबल है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले करवा के यहाँ से आप उन गाइडलाइन को व्यू कर सकते हैं। व्यू करके आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस वर्ष की गाइडलाइन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2015-16 से लेके 24-25 तक की गाइडलाइन अवेलेबल है। यहाँ से जिस भी ईयर की गाइडलाइन को आपको डाउनलोड करना है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा है गाइडलाइन का एक प्रोसेस है कि जो सिटीजन यूजर है कैसे ईयर और फाइनेंशियल ईयर की देख सकता है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूं कि अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। अब हम इस मॉड्यूल में अब हम ये देखेंगे कि कैसे किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास कितने टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है और किस प्रोसेस के माध्यम से जाकर हम उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिटीजन यूजर है उसको संपदा 2.0 के पोर्टल पर आना रहेगा। यहाँ पर आने के पश्चात यहाँ पर ऑनलाइन सेवाओं में आना है। यहाँ पर आपको संपत्ति मूल्यांकन का एक बटन दिखाई देगा, इस बटन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक संपत्ति मूल्यांकन का विवरण दिखाई देगा। इस स्क्रीन पर आप वो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन देख सकते हैं जो एक सिटीजन यूजर की साइड से रेज किए जाते हैं कि भाई मूल्यांकन क्या है, खसरा क्या होता है, लैंड पार्सल आईडी क्या है। आप जब जिस टाइम पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट दूंगा तो आप देखेंगे कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है अगर उसका हमें मूल्यांकन करना है तो मेरे पास उसकी या तो लैंड पार्सल आईडी हो या यूएल पिन हो। और ये लैंड पार्सल आईडी क्या होती है, यूएल पिन क्या होता है, वो हमें कहां से मिलेगा, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में जाकर आप उनकी डिटेल को देख सकते हैं। वो किस टाइप का होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो कहां से आपको मिलेगा, वो आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। सेम लाइक जैसे कि आप मान लीजिए किसी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी है, नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो कैसे आप उसकी टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर सकते हैं या आप बाय एड्रेस के माध्यम से उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस में आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। राइट साइड में आपको एक यहाँ पर प्रोसेस फ्लो दिखाया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जाकर आप किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालेंगे। सेम इसमें यही बताया गया है कि संपदा पोर्टल पे आके आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की स्क्रीन पर आना है। उसके पश्चात आपको वो विकल्प चूज करना है जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना चाहते हैं। आपको जिस टाइम पे हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की स्क्रीन पर जाएंगे वहां पर आपको 5 टाइप के विकल्प मिलेंगे। पहला है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, दूसरा है म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी, तीसरा है पंचायत प्रॉपर्टी आईडी, चौथा है बाय एड्रेस जो आपका फ्री टैक्स रहेगा और पांचवा है संपदा जियो रेफरेंस आईडी। तो यहाँ पर संपदा जियो रेफरेंस आईडी क्या है मैं वो आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। आपको जिस टाइम पर मोबाइल का आपको डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो संपदा की मोबाइल एप्लीकेशन है, उस टाइम पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे संपदा जियो रेफरेंस आईडी को जनरेट किया जा सकता है। बेसिकली जो संपदा की मोबाइल एप्लीकेशन है
उसके माध्यम से जिस भी प्रॉपर्टी का हमें वैल्यूएशन करना है या उसका ट्रांजैक्शन करना है, तो उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं, उस प्रॉपर्टी के 3 एंगल के फोटो कैप्चर करते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, और उसको सेव करते हैं। जैसे ही हम उसको सेव करेंगे तो आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट होके आएगी। उस रेफरेंस आईडी को आप एंटर करोगे और एंटर करने के बाद आप उसकी प्रिसाइज लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं कि ये जो आपको डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है ये एक यूएट साइट के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये साइट आपको ओनली डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ओरिजिनल जो आपकी प्रोडक्शन है, जो एक्चुअल पोर्टल है, उसकी लिंक आपको बाद में शेयर की जाएगी और उसका जो एक्चुअल लिंक है वो sampada.mp.igr.gov.in है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। अगर आपको लाइव में अगर इसको देखना है तो ये आपका लाइव पोर्टल है sampada.mp.igr.gov.in। तो ये आपका जो है ये लाइव प्रोडक्शन है, ये लाइव वेबसाइट है। तो जो आपको डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है वो एक आपका यूएट का पोर्टल है उस पर, इसलिए आप जो भी ट्राई कर रहे होंगे लाइक जैसे सर्विस प्रोवाइडर का कुछ था तो वो इसलिए वहां पर त्रुटि आ रही होगी, राइट। तो मैं इस डेमोस्ट्रेशन को कंटिन्यू करता हूं। आपने संपत्ति का विकल्प चूज कर लिया। उसके बाद अगर जो यूजर है उसके पास अगर उसकी प्रॉपर्टी आईडी है तो वो प्रॉपर्टी आईडी को एंटर करेगा। अगर प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो वो बाय एड्रेस या संपदा जियो टैग आईडी के माध्यम से जाकर अपनी प्रॉपर्टी को मैप पर सर्च कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। जो स्टेप नंबर 4 वही है कि जो आपका मानचित्र रहेगा, जो मैप रहेगा, उस पर आपकी प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो स्टेप नंबर 5 है उसमें जो प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाई की है, अगर उस प्रॉपर्टी का जो मेटा डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा लाइक उसका टोटल एरिया कितना है, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का सब टाइप क्या है, उसका यूज टाइप क्या है, अगर वो कस्टोडियन विभाग से मिल जाता है। यहाँ पर कस्टोडियन विभाग से मेरा मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रॉपर्टी है उसका इंटीग्रेशन सीएलआर से किया गया है, उसका डेटा हम सीएलआर का विभाग से फैच करते हैं। जो म्युनिसिपल है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर एमपी जो आपका म्युनिसिपल यूएडीटी के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। पंचायत प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर पीएनआरडी के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। तो जब भी आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी आईडी एंटर करते हो, मान लीजिए कि आपने म्युनिसिपल की प्रॉपर्टी आईडी को एंटर किया तो उस आईडी के बिहाफ में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके कस्टोडियन विभाग को, प्राइमरी सोर्स को, वहां से उस आईडी के बिहाफ में डेटा फैच करते हैं। अगर पूरा डेटा वहां से मिल जाता है तो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो जो रिक्वायर्ड डेटा है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए वो आपको यहाँ पर मैन्युअली एंटर करना रहेगा। उसके पश्चात हमने संपत्ति के जो आवश्यक विवरण है उसको एंटर कर दिया है, दर्ज कर दिया है। उसके बाद आपको एक बटन दिखेगा कि गाइडलाइन मूल्य दर्शाए, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैलकुलेट करके देगा। तो अब हम एप्लीकेशन के माध्यम से इसको देखेंगे कि कैसे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बटन दिया है कि संपत्ति मूल्यांकन के लिए आगे बढ़े, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी, जिस भी टाइप की मेरी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले मुझे वो विकल्प चूज करना है कि मैं किस टाइप की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना चाह रहा हूं। यहाँ पर आपको कृषि संपत्ति आईडी है तो यहाँ पर आपको उसका लैंड पार्सल आईडी या यूएल पिन आपको एंटर करना रहेगा। जो आपका लैंड पार्सल आईडी है वो आपका थ्रू आउट द जो आपका स्टेट है यूनिक रहता है किसी भी खसरे का, और जो यूएल पिन है जिन खसरों का जियो सर्वे हो चुका है उनका आपको यूएल पिन मिल जाएगा, और यूएल पिन जो आपका रहता है वो थ्रू आउट दी कंट्री आपका यूनिक रहता है। वो आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी म्युनिसिपल संपत्ति है तो आप म्युनिसिपल संपत्ति पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको रेड कलर का एक बार दिखता है, दैट मीन आपने इसको सिलेक्ट किया है। आप म्युनिसिपल की प्रॉपर्टी यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी पंचायत की है तो आप पंचायत आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात जो पंचायत की जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
तो एंटर करने के बाद उसको सबमिट करेंगे। आगे की प्रक्रिया को हम देखेंगे कि कैसे हम एंटर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एज ए एग्रीकल्चर लैंड आपको दिखाता हूं कि कैसे आप उसकी आईडी को एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक आईडी एंटर की है, ये एक प्रॉपर्टी की लैंड पार्सल आईडी है। आईडी को एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो मैप पर आइडेंटिफाई हो गई है। तो मैं सबसे पहले इस स्क्रीन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी जो आपको लेफ्ट साइड में आपको गाइडलाइन की जो लोकेशन है उसकी डिटेल आपको दिखाई गई है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने एंटर करके सबमिट किया है ये किस गाइडलाइन लोकेशन की प्रॉपर्टी है या जो खसरा है। तो यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल आपको दिखेगी, जिला क्या है, किस टाइप का एरिया है, मतलब आपका ग्रामीण है कि आपका अर्बन एरिया है, तहसील उसकी क्या है, गांव क्या है और उसकी गाइडलाइन लोकेशन क्या है, राइट। तो यहाँ से आप उसकी गाइडलाइन स्थान जो है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके पश्चात आपको नीचे में 2 बटन दिए गए हैं, गाइडलाइन दरें देखें, मतलब ये जो गाइडलाइन लोकेशन आपकी आई है इस गाइडलाइन लोकेशन पर कौन क्या कितने रेट एप्लीकेबल है, उन रेट की डिटेल आप इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गाइडलाइन स्थान की जो गाइडलाइन आइडेंटिफाई होकर आई है वो गाइडलाइन की डिटेल है और उस पे जो 16 टाइप के जो आपके जो रेट है, जो भूखंड का है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग व्यवसायिक है, बहुमंजिला भवन है, आपका कृषि भूमि है, कृषि भूखंड है, तो 16 टाइप के रेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इजिली ये देख सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जिस भी गाइडलाइन लोकेशन में है उस गाइडलाइन लोकेशन के रेट क्या है। उसके पश्चात आपको नीचे में एक बटन और दिखाया गया है यहाँ पर संपत्ति। इस बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है उस प्रॉपर्टी की एंड और उसके ऑनर की डिटेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो संपत्ति का जो ब्यौरा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी लैंड पार्सल आईडी क्या है, यूएल पिन क्या है, खसरा नंबर आ गया, भूमि सिंचित है कि असिंचित है, उसका टोटल एरिया कितना है, किस टाइप का खसरा है। तो पूरी आपको यहाँ पर संपत्ति की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देन आप यहाँ पर भूमि स्वामी का विवरण भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इस खसरे का जो ऑनर है वो जगदीश जी है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये डिटेल हमें कहाँ से मिली है, जैसे ही आपने संपत्ति जो आपका खसरा का लैंड पार्सल आईडी एंटर करके सबमिट किया तो जो आपका CLR है, एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड जहां पर है, वहां से ये डिटेल हमने फैच की है, फैच करके यहाँ पर दिखाई गई है। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी में हमारे 2 ओनर हों या उससे ज्यादा ओनर हों, तो जितने भी ओनर होंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका मिड ऑफ द स्क्रीन में आपका मैप है जहां पर आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है। जो आपका राइट साइड में एक और स्क्रीन है, यहाँ पर आपको कुछ मेटा डेटा फिल होके दिख रहा है। ये यहाँ पर वो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ में हमें वो मेटा डेटा फिल करना है जो इसकी वैल्यूएशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। तो मैं अभी के लिए इस जो स्क्रीन को इस बटन पर क्लिक करके हाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिफाई हुई है तो कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में वही है जिसका आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है या आप इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी जगह पे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। क्योंकि जिस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी आईडी को एंटर किया जाता है और उसका कस्टोडियन विभाग से डेटा फैच किया जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ये कि जो प्रॉपर्टी आपने एंटर की है उस प्रॉपर्टी का डेटा कस्टोडियन विभाग से मिल गया है तो आपको डेटा फैच हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपके मैप पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी का डेटा फैच नहीं होता है, कस्टोडियन विभाग से डेटा नहीं मिलता है, तो जो सिटीजन यूजर है वो मैन्युअली प्रॉपर्टी को मानचित्र पर आइडेंटिफाई करता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने की क्या प्रोसेस है, यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। ये आपका बेसिकली लेयर का आइकन है। लेयर के आइकन पे आप क्लिक करके मल्टीपल लेयर को ऑन करके